जिसे जल हायासिंथ कहते हैं, इसमें जो कायिक प्रवर्धन जो है वो भूस्तारिका की वजह से होता है। यही कारण है कि यह जलाशयों में बहुत तेजी से फैलता है। तो अगर इसे हमें समूल नष्ट करना हो तो इसके तने के हर एक हिस्से को जब हम नष्ट करेंगे तभी किसी जलाशय से हम जलकुंभी को खत्म कर सकते हैं। कायिक प्रवर्धन के बाद एक और विधि है जो अलैंगिक जनन की विधि भी मानी जाती है। कुछ छोटे जीव जैसे कि हाइड्रा या प्लेनेरिया वगैरह होते हैं, उनमें क्या है कि अगर आप उनके शरीर के कई सारे हिस्से कर दें तो हर एक हिस्से से एक नया जीव बन जाता है। या फिर टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन में अगर हम पादपों की अगर एक कोशिका को भी ले तो उससे भी हम नए पादप को बना लेते हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये रीजनरेशन होती है। पादपों में ये टोटीपोटेंसी के गुण के कारण कि जिसमें एक कोशिका जो है पूरे जीव को बना ले रही है, उसकी वजह से होती है। और ये भी एक अलैंगिक जनन की विधि है। जीवों में अलैंगिक जनन काफी तेजी से होता है और चूंकि इसमें हर समय समसूत्री विभाजन होता है तो जो जीव बनते हैं वो बिल्कुल अपने माता पिता के अनुरूप होते हैं। इनमें कोई भी आनुवंशिक विभिन्नता नहीं पाई जाती और इसी कारण जो है इन्हें हम क्लोन भी कह सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा जो ड्रॉबैक है बच्चों वो ये होता है, विभिन्नताएं ना होने के कारण वो अपने आप को बदलते हुए पर्यावरण के अनुकूल नहीं कर पाते। तो इसलिए जब पर्यावरण या मौसम में परिवर्तन हो रहा होता है तो उस समय अधिकतर जीव जो है वो लैंगिक जनन को करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि लैंगिक जनन यह एक धीमी और जटिल प्रक्रिया होती है और अधिकतर जो प्राणी उच्च प्राणी होते हैं या उच्च पादप होते हैं वो लैंगिक जनन के द्वारा ही प्रजनन करते हैं। लैंगिक जनन जैसे कि मैंने कहा कि इसमें बताया कि 2 जनक होते हैं। इसे हम देख लें कि ये जो जनक होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। अगर हम पौधों में बात करें तो पौधे में अगर नर और मादा हिस्से या मादा इकाई अगर दोनों एक ही पुष्प एक ही पादप पे होते हैं, मतलब वहां पे नर युग्मक भी बने और मादा युग्मक भी बने, तो अगर वो पुष्प है तो उसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और अगर वो कोई पादप है जिसमें नर पुष्प भी है और मादा पुष्प भी है, अलग अलग हैं, तो उसे हम उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। जैसे कि आपने कद्दू में देखा होगा और गुड़हल वगैरह तो सब द्विलिंगी होते हैं। लेकिन अगर नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग हों या नर पादप मादा पादप अलग अलग हों तो ऐसे पुष्पों को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे स्त्री केसर पुष्प या पुंकेसरी पुष्प। या फिर अगर पादप ही अलग अलग है, एक नर पादप एक मादा पादप, तो उसे हम एक लिंगाश्रयी कहते हैं, जैसे कि आपने पपीते और खजूर में देखा होगा। लेकिन जो प्राणी हैं, प्राणियों में अगर नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों अगर किसी एक ही जनक के अंदर है, एक ही जीव के अंदर है, तो उसे हम द्विलिंगी कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। जैसे कि आपका केचुआ है, जोक है, ये आपके बाइसेक्सुअल हैं। लेकिन और अधिकांशतः जीवों में आपके जो नर जीव और मादा जीव अलग अलग होते हैं, मतलब इनमें सेक्स अलग अलग होता है, तो इन्हें हम एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल कहते हैं। अब ये बात पे हम बच्चों बात करेंगे कि क्या किसी भी जीव में लैंगिक जनन तुरंत शुरू हो जाता है? कोई भी पौधा, जैसे आपने बीज बोया पौधा निकला, क्या तुरंत उसमें फूल आने लगते हैं? नहीं। आपने ये देखा होगा कि जब आप कोई पौधा लगाते हैं तो पहले वो पौधा बड़ा होता है और बड़े होने के बाद उसमें जब एक निश्चित मात्रा में पत्तियां आ जाती हैं, एक निश्चित मात्रा में वृद्धि हो जाती है, उसके बाद उसमें फूल आना शुरू होते हैं। तो जब तक पौधे की शरीर में वृद्धि होती रहती है या कोई बच्चा जो है वो छोटे से जब तक किशोरावस्था तक जाता है तो उस अवस्था को हम कायिक प्रावस्था या प्राणियों में किशोरावस्था कहते हैं। इसके बाद पुष्प हो, पादप हो या जीव हो, उनमें आपके लैंगिक जनन की शुरुआत होती है, मतलब उनके जो जनन अंग होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं या फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो इस अवस्था को हम जनन प्रावस्था कहते हैं। अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में आपके 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था जिसे हम निषेचन पूर्व अवस्था कहते हैं,
दूसरी अवस्था जिसमें निषेचन होता है, और तीसरी अवस्था जो निषेचन के बाद आती है। जैसा कि हमने पहले बात की कि लैंगिक जनन में दो जनक या एक ही जनक में नर और मादा युग्मक दोनों बनते हैं, और इन युग्मकों के संलयन के बाद जो है वो संतति का जन्म होता है। तो निषेचन पूर्व अवस्था की अगर हम बात करें तो उसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं जो सबसे जरूरी होती हैं। वो होती है, पहला है आपका युग्मक जनन और दूसरा है आपका युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मक जनन मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक का बनना। यहाँ पर अगर जो जीव है वो आपका द्विगुणित है तो उसमें युग्मक जनन से पहले आपके अर्धगुणसूत्री विभाजन होता है उसकी जनन कोशिकाओं में, या जिसके हम मातृ कोशिका कहते हैं, और उसके बाद आपके अगुणित युग्मक बनते हैं। अगर ये दोनों युग्मक एक समान होते हैं तो हम इसे समयुग्मक कहते हैं। अगर दोनों युग्मक एक समान नहीं होते हैं तो उसे हम विषम युग्मकी कहते हैं। और अगर वो अगुणित जीव है जैसे कि छोटे जीव, तो वहां पर आपके समसूत्री विभाजन होता है युग्मक निर्माण के लिए, वहां अर्धगुणसूत्री विभाजन नहीं होता है और युग्मक बनते हैं। और युग्मकों के बनने के बाद फिर अगला जो चरण होता है वो होता है युग्मक स्थानांतरण का। जैसे कि अभी हमने क्लेमाइडोमोनास या क्लोरेला में देखा कि उसमें चलनशील संरचनाएं बनती हैं, तो उसी तरह अगर युग्मक जो है वो चलनशील होता है तो उन्हें आपस में मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती, उनका स्थानांतरण बहुत आसानी हो जाता है। लेकिन अगर युग्मक अचलनशील होते हैं तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी कारक के द्वारा जाना पड़ता है, तो इसे हम युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे पौधों में युग्मक स्थानांतरण के लिए हम परागण की प्रक्रिया को अपनाते हैं और प्राणियों में ये मैथुन के द्वारा पूरा होता है। युग्मक स्थानांतरण के बाद जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, संलयित होते हैं, इसे हम सिनगैमी कहते हैं या निषेचन कहते हैं। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उसमें ये निषेचन दो बार होता है। एक बार तो नर और मादा युग्मक मिलते हैं जिसे सिनगैमी कहते हैं, और एक बार नर युग्मक जो है वो ध्रुवीय कोशिकाओं से मिलता है। तो इस तरह आवृत बीजी पौधों में दो बार निषेचन होता है, इसलिए हम दोहरा निषेचन कहते हैं। निषेचन कहाँ हो रहा है? अगर निषेचन शरीर से बाहर हो रहा है तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं, और अगर निषेचन शरीर के अंदर हो रहा है तो उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन का फायदा अगर ये देखें तो बाह्य निषेचन में युग्मकों के पास पास आने की जो संभावना है वो बहुत कम होती है, तो इसलिए युग्मकों को बहुत अधिक संख्या में बनाना पड़ता है। और आंतरिक निषेचन में संभावनाएं ज्यादा होती हैं युग्मक संलयन की, तो इसलिए यहाँ पर युग्मकों की संख्या को ज्यादा नहीं बनाना पड़ता। अधिकांशतः एक ही अंडकोशिका बनती है, भले नर युग्मक जो है वो ज्यादा बनते हैं क्योंकि नर युग्मकों को स्थानांतरित होना पड़ता है। तो इस प्रकार बाह्य और आंतरिक निषेचन जो है पाया जाता है। बाह्य निषेचन जब जितने भी जलीय जीव हैं उनमें पाया जाता है, आंतरिक निषेचन मनुष्य हैं या जो पुष्पी पादप हैं उनमें पाया जाता है। अब निषेचन के पश्चात दोनों युग्मक निषेचित हो गए। युग्मक थे अगुणित, अब जब वो अगुणित थे तो वो क्या होंगे? द्विगुणित हो जाएंगे, और द्विगुणित होने के पश्चात वो युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट। जो अगुणित जीव होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो जैसे जिनमें केवल पूरे जीवन काल में केवल एक सेट होता है गुणसूत्र का, वहां पर युग्मनज बनने के बाद अर्धगुणसूत्री विभाजन होता है और फिर अगुणित जीव का निर्माण होता है। लेकिन जो उच्च जीव हैं वो द्विगुणित ही रहते हैं, और फिर ये युग्मनज जो है वो विभाजित होना शुरू होता है। उसमें कोशिका विभाजन होता है, फिर कोशिका का विभेदीकरण होता है। विभेदीकरण के पश्चात वो एक प्रो एम्ब्रियो बनाता है जिसे हम भ्रूणोद्भव कहते हैं, और फिर इसके बाद भ्रूण बन जाता है। ये जो हमारा भ्रूण है वो हमारा बीजांड के अंदर पाया जाता है, और इस प्रकार जो निषेचित बीजांड होता है उसे हम बीज कहते हैं। निषेचन पश्चात अवस्था में जो बीजांड बीज में बदल जाता है और बीजांड जिस अंडाशय में पाया जाता है वह अंडाशय जो है वो फल का निर्माण करती है।
ये फल गूदेदार भी हो सकते हैं और शुष्क भी हो सकते हैं। और इसी तरह जो भ्रूण है उसका भी जो भ्रूण है अगर हम प्राणियों में देखें तो उसका भी परिवर्धन जो है अगर शरीर के अंदर होता है तो उसकी उत्तरजीविता बढ़ जाती है, अगर शरीर के बाहर होता है तो उसकी उत्तरजीविता में कमी आती है। जैसे कि आपने देखा है कि जो पक्षी वगैरह होते हैं वो अंडे देते हैं तो कैल्शियम युक्त खोल के अंदर जो है वो भ्रूण बढ़ता है, तो ऐसे जीवों को हम अंड प्रजनक कहते हैं। और जो मनुष्य हैं, जो उच्च प्राणी हैं, उनके यहाँ जो भ्रूण है उसका परिवर्धन माँ के शरीर के अंदर गर्भाशय में होता है, तो वहाँ पर वो सजीव प्रजनक होते हैं और वहाँ परिवर्धन जो है काफ़ी सुरक्षित वातावरण में होता है, इसलिए उनकी जो उत्तरजीविता है वो ज़्यादा होती है। अब हम सारी चीज़ों को अब तक हमने देख लिया, उसके बाद एक बार हम पूरी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा अलैंगिक जनन जिसमें एकल जनक होता है, युग्मकों के निर्माण और संलयन की कोई बात इसमें नहीं होती क्योंकि अलैंगिक संरचनाएं बनती हैं लेकिन युग्मक नहीं बनते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है और जो संतति होती है वो आनुवांशिक रूप से अपने माता पिता की तरह होती है, पूरी तरह से उनके समान होती है, इसलिए यहाँ विभिन्नताएं नहीं होती। वहीं दूसरी ओर लैंगिक जनन जहाँ पर दो जनक भाग लेते हैं, नर और मादा, और यहाँ पे आपके दो तरह के युग्मक बनते हैं, उनका निर्माण और संलयन होता है, संलयन के बाद वो जाइगोट बनाते हैं और इस तरह वहाँ पे अर्धगुणसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन दोनों पाया जाता है। और जो संतति होती है वो समरूप नहीं होती, ना वो अपने माता पिता के से पूरी तरह मिलती है और सगे भाई बहनों में भी वो बिल्कुल नहीं मिलते पूरी तरह से, तो उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं की वजह से वो पर्यावरण के ज़्यादा अनुकूल होते हैं। तो बच्चों अब आपको ये सोचना है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में कौन सी विधि जो है वो सबसे अच्छी है। फिर अगले कार्यक्रम में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।